प्यारे बच्चों, पाठ 3 भूगोल का चल रहा है हमारा विश्व जनसंख्या। इसके अंतर्गत हम 2 टॉपिक कर चुके हैं, जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या घनत्व। आज अपन तीसरा टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या कहलाती है? जनसंख्या वृद्धि मतलब जनसंख्या में वृद्धि। सामान्यतया परिवर्तन जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह का हो सकता है, पर जनसंख्या के अंतर्गत जो परिवर्तन हम ले रहे हैं उसको ज़्यादातर वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में या वृद्धि के संदर्भ में ही लिया जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि की एक परिभाषा आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि जनसंख्या में वृद्धि। अब जनसंख्या में वृद्धि तो कभी भी हो सकती है, 1 घंटे में भी हो सकती है, या 10 साल में भी हो सकती है, या 1 साल में भी हो सकती है। तो उसका एक पैमाना, निश्चित पैमाना क्या लिया जाए, तो उसकी परिभाषा में अगर आप देखें तो उसकी परिभाषा ये कहती है कि एक निश्चित समय अंतराल, यानी समय अंतराल को फिक्स कर दिया जाए कि या तो 10 साल में, जैसे भारत में जनगणना होती है 10 साल में, तो हमें पता चलता है कि 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है, वो एक निश्चित समय हो गया। या फिर 1 साल को फिक्स कर दिया जाए कि एक साल में देखा जाए कि कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो अगर 1 साल में अगर लिया जाए तो पैमाने हैं वो बड़ा डिफ़िकल्ट सा काम हो जाएगा उसके अंतर्गत। तो ज़्यादातर देशों में, या अपन भारत की बात करें तो भारत में लगभग 10 साल से जनसंख्या की गणना की जाती है, जिसके अंतर्गत हमें जनसंख्या वृद्धि का पता चलता है। तो एक फिक्स समय हो गया। तो एक निश्चित समय अंतराल में किसी क्षेत्र विशेष, कोई भी एक जगह ले ली जाती है, जैसे भारत ले लिया, पूरे विश्व में भारत की जनगणना करनी है तो 10 साल में करनी है, तो निश्चित समय भी हो गया, निश्चित क्षेत्र भी हो गया। विशेष की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, एक निश्चित समय में किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो ये परिभाषा होगी जनसंख्या वृद्धि की कि एक निश्चित समय अंतराल में किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, यानी जनसंख्या जो है वो कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, क्या हमेशा ही ऐसा होता हुआ आ रहा है? हमेशा से ही ऐसा होता आ रहा है? मनुष्य की अगर अपन बात करें तो लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हम कह सकते हैं ऐसा कि मनुष्य का जो आविर्भाव हुआ पृथ्वी पर, मनुष्य पैदा हुआ, तो वो लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ होगा। तो 10 लाख वर्ष पूर्व तो मेरे ख्याल से कोई जनगणना नहीं हुई होगी, हमें नहीं पता कि वहाँ पे कितनी जनसंख्या थी या कितने मनुष्य थे। तो धीरे धीरे जब ये स्टार्ट होने लगा कि मनुष्य बढ़ने लगे, कहाँ पे कितने मनुष्य होने लगे, तो इसका दौर अगर अपन सोचें तो इसको 4 खंडों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल, हम जानते हैं कि हम मनुष्य को जब वो पत्थर का आविष्कार या पत्थर से उसने आग जलाई तब से अपन, या जब से वो भोजन संग्रहण करने लगा, आखेट करने लगा, तब से अपन मनुष्य को मानते हैं कि हाँ मनुष्य था। तो पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। जब मनुष्य भोजन संग्रहण करने लगा था, आखेट करने लगा था, मनुष्य आखेट करने लगा था पत्थरों से, पूरा पाषाण काल बोलते हैं उसको। तो मनुष्य केवल 2 ही गतिविधियां करता था उस टाइम, भोजन संग्रहण और आखेट, वो भी भोजन के लिए। तो यहाँ पे ये जो टाइम था, इस टाइम में पहले जो पृथ्वी थी वो बर्फ़, पहले आग का गोला था, फिर उसका तापमान बहुत अधिक हुआ तो तापमान एकदम से कम हो गया, तब वो पूरी पृथ्वी पे बर्फ़ जम गई। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हुए, धीरे धीरे बर्फ़ है वो वापस पिघलना शुरू हुई और पृथ्वी पर जो जीवन की दशाएं हैं वो बनने लगी। तो उस टाइम को अगर देखा जाए तो उस टाइम में महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में ही जनसंख्या निवास करती थी अधिकतर, अमेरिका को छोड़ के। तो अमेरिका को जब छोड़ा तब इन 4 महाद्वीपों की अगर अपन बात करें तो विश्व की जनसंख्या लगभग 33 लाख थी। कितनी थी? 33 लाख। पर उसके बाद में, उस पूरा पाषाण काल के 15,000 वर्ष बाद में अगर अपन बात करें तो अमेरिका को भी शामिल कर लिया जाए
तब विश्व की जनसंख्या कुछ 53 लाख के आसपास हो गई थी। तो ये था प्रागैतिहासिक काल। आगे अपन चलें तो आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल ईसा से 6000 वर्ष पूर्व, जब मानव सभ्यताएं शुरू हो गई थी नदियों के किनारे, और मनुष्य ने कृषि और पशुपालन करना शुरू कर दिया था। उसको पोषक आहार मिलने लग गया था, जनसंख्या में थोड़ी वृद्धि होने लग गई थी। तो इसकी अगर अपन बात करें तो ईसा काल जब शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले जनसंख्या विश्व की थी लगभग 20 से 30 करोड़। विश्व की जनसंख्या ईसा काल शुरू होने से पहले की अगर अपन बात करें तो विश्व की जनसंख्या 20 से 30 करोड़ के लगभग थी। ये था प्राचीन काल, जब मनुष्य ने कृषि और पशुपालन करना शुरू कर दिया था। तीसरा जो काल है वो है मध्यकाल। मध्यकाल को हमने लिया है 700 से 1650 ईस्वी तक। 700 से 1650 ईस्वी तक। इस समय की अगर अपन बात करें तो 1650 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या लगभग 55 करोड़ के लगभग हो गई थी। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है 20 से 30 करोड़ और 55 करोड़ में। तो जनसंख्या वृद्धि कम हुई। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कई कारण हैं। बाढ़, सूखा, महामारी और युद्ध, इन सब कारणों से जनसंख्या में वृद्धि भी हुई पर कमी भी हुई। इस तरह से अगर अपन अनुपात देखें तो जनसंख्या में ज़्यादा कुछ परिवर्तन जो है नहीं आया। फिर अब अपना आधुनिक काल। आधुनिक काल की अगर अपन बात करें तो आधुनिक काल है वो 17वीं शताब्दी से, और 17वीं शताब्दी के मध्य से और अब तक जो अपना चल रहा है उसको अपन कह सकते हैं आधुनिक काल। और आधुनिक काल में अगर अपन जनसंख्या देखें तो देखिए 1650 में थी 55 करोड़, उसके 100 साल बाद में 1750 में हो गई 72 करोड़, 1850 में लगभग दुगुनी हो गई 133 करोड़, और उसके बाद में हो गई 1950 में 251 करोड़, और 2000 में देखिए आप जनसंख्या कितनी तीव्र गति से बढ़ रही है विश्व की, 610 करोड़ हो गए। और आज अपन अब की बात करें तो 2019 के आंकड़े बताते हैं कि विश्व की जनसंख्या 770 करोड़ हो चुकी है, जो एक बहुत ही भयावह स्थिति है। तो बच्चों ये हैं 4 काल जिसके अंतर्गत अपन विश्व जनसंख्या का अध्ययन अलग अलग कर सकते हैं। बच्चों, जनसंख्या मानव भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। जनसंख्या, जनसंख्या में मानव, और मानव भूगोल में भी मानव, जो कि उसका केंद्रीय मूल बिंदु है मानव भूगोल का। मानव का अध्ययन या जनसंख्या का अध्ययन क्यों कर रहे हैं अपन? मानव जो है वो प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण को जोड़ने की एक मुख्य कड़ी है। सोचो, प्रकृति में अनगिनत खजाना है, मानव नहीं होता तो उसका उपयोग नहीं होता, वो ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो जाता। और हम जो चारों तरफ अपना वातावरण देख रहे हैं, एक तो प्राकृतिक वातावरण है और एक कृत्रिम वातावरण है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग हैं, बहुत सारे आविष्कार हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कृत्रिम हैं, मानव ने बनाई है। तो अगर मानव नहीं होता तो अपन शायद सांस्कृतिक वातावरण को नहीं देख पाते। पर मानव ने दुरुपयोग किया अपने इस ज्ञान का, और उससे न जाने कितनी समस्याएं पैदा हो गई। और उन्हीं समस्याओं में से एक बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि की, जिसको अपन पढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा अपन ने पढ़ ली, और जनसंख्या वृद्धि अलग अलग काल में बांट के किस काल में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई वो भी अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि कितनी बड़ी समस्या है, किस कारण से वो फैली है, और उसके लिए अपन क्या समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो जनसंख्या वृद्धि या तो जन्म दर या मृत्यु दर वही जनसंख्या वृद्धि को बताता है। तो जन्म दर और मृत्यु दर में अगर कंट्रोल हो तो जनसंख्या वृद्धि को काफ़ी हद तक
रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। परंतु हो क्या रहा है, कई जगहों पे जन्म दर में कोई गिरावट नहीं आ रही, बनिस्बत मृत्यु दर में गिरावट आती जा रही है। चिकित्सा सुविधाएं काफ़ी विकसित हो चुकी हैं, जिनके कारण मृत्यु दर में गिरावट आ रही है। मृत्यु दर में गिरावट आ गई, जन्म दर में गिरावट आ नहीं रही, तो ये बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि का। तो जनसंख्या वृद्धि का पहला कारण हो गया मृत्यु दर में गिरावट। दूसरा अपन देखें, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। आज मनुष्य को, प्रत्येक मानव को पेट भरने के लिए या संतुलित आहार, केवल पेट भरना ही नहीं, संतुलित आहार निश्चित समय पर पूरा प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण वो रोग प्रतिरोधक क्षमताओं से लड़ रहा है और इस कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। औद्योगिक विकास, रोजगार में वृद्धि। आज आप देख सकते हैं औद्योगिक विकास, उद्योगों में, परिवहन में, व्यापार में, तकनीकी में, संचार में, सब जगह अलग अलग आविष्कार हो रहे हैं, प्रसार हो रहा है रोजगार का, लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिससे वो अपना जीवन यापन आराम से करने लग गए हैं, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति। वैज्ञानिक अन्वेषण इतने हो चुके हैं कि मनुष्य का जीवन है बहुत सरल हो गया है, उसको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं कि वो जीने के लिए ज़्यादा मेहनत उसको करनी नहीं पड़ती, इस कारण भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। शांति एवं सुरक्षा। युद्ध लगभग समाप्त हो चुके हैं, मनुष्य को सुरक्षा महसूस हो रही है। और प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है कि मनुष्य जो है वो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पे जहाँ जा रहा है, वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि काफ़ी बढ़ गई है। उसको अपन उत्तरी अमेरिका या अमेरिका के उदाहरण से समझ सकते हैं कि यूरोप से जो लोग हैं वो अमेरिका में गए, जिससे अमेरिका में काफ़ी जनसंख्या वृद्धि हुई। अब ये तो विश्वव्यापी कारण है जो सभी जगह लागू होते हैं। अब अपन बात करें मेन विकासशील देशों की, जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ी समस्या है विकासशील देशों में। तो विकासशील देशों में कुछ ऐसे, इन कारणों के अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे वहाँ की सामाजिक कुरीतियाँ फैली हैं। पुरुष प्रधान समाज है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होती है। बड़े परिवार हैं, बड़े परिवार एक साथ रहते हैं, तो उनमें लोग जो हैं वो अलग अलग रोज़गार से जुड़े हुए हैं, तो परिवार पर आय का भार ज़्यादा नहीं पड़ता, तो उनको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है जनसंख्या वृद्धि में। अशिक्षा, लोगों में अशिक्षा बहुत ज़्यादा व्याप्त है, लोग सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों से अनभिज्ञ हैं। निर्धनता, गरीबी जनसंख्या वृद्धि का बहुत बड़ा कारण है। बाल श्रम में छोटे छोटे बच्चों को काम में लगा दिया जाता है, जिससे परिवार पे आय का बोझ नहीं पड़ता, तो उनको लगता है कि जीवन सहज है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और विशेषतः विकासशील देशों में। अब इन कारणों को तो अपन ने पढ़ लिया, अब इन जनसंख्या वृद्धि की जो समस्या है वो कौन कौन सी पैदा हो रही है इसके कारण से। तो इसमें सबसे बड़ी जो जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्या है वो है इसकी तीव्र गति। जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से हो रही है, और उसकी भयावह स्थिति इतनी भयंकर हो सकती है कि मनुष्य को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। सीमित संसाधन, मनुष्य उपयोग कर रहा है जिन संसाधनों का वो काफ़ी सीमित हैं। ऐसा नहीं कि हम कुएं में खूब सारा पानी है, निकालते जाओ और आ जाएगा, निकालते जाओ और आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो पानी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। वितरण संकेंद्रित, जनसंख्या का जो वितरण है वो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी का जो लगभग 10% भाग है उस पर विश्व की लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है। तो ये वितरण जो है वो संकेंद्रित है एक ही जगह पे। प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध, यदि अगर ऐसा ही चलता रहा, जनसंख्या वृद्धि इसी तीव्र गति से बढ़ती रही, तो एक न एक दिन संसाधन सीमित हो जाएंगे, मनुष्य को खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलेगी, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और इस कारण से भुखमरी, महामारी, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो पैदा हो जाएंगी। तो ये थी जनसंख्या के कारण समस्याएं। अब इन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है? तो समाधान में सबसे पहला जो समाधान है वो है भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। भौगोलिक संसाधनों का
प्रयोग करना है, पर अनुकूलतम प्रयोग यानी जो अपने लिए भी फायदेमंद हो और देश के लिए या विश्व के लिए भी आर्थिक स्तर पर फायदेमंद हो। उद्योगों में अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण, यानी उत्पादन करना है, उद्योगों में उत्पादन करना है जो कि आर्थिक स्तर को बढ़ाए विश्व के, परंतु अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण रखना है। शिक्षा का प्रसार, विज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण और कृषि का नवीनीकरण, ये तीनों पॉइंट देखें तो सभी के लिए काम में आते हैं। शिक्षा का प्रसार, प्रत्येक व्यक्ति को इतना जागरूक होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हम किस भयावह स्थिति में पहुंचने जा रहे हैं। विज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण के द्वारा भी लोगों में यह जो जागरूकता फैलनी चाहिए। और कृषि का नवीनीकरण, हम देखें कि ज़्यादातर विकासशील देशों में आजीविका का आधार कृषि है। यदि कृषि में नवीनीकरण को लिया जाए तो बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध हो सकता है, जो गरीबी पर लगाम लगाए, जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाए। तो ये तीनों कारण हैं वो शिक्षा के प्रसार से जुड़े हुए हैं। फिर है वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग। कुछ ऐसे संसाधन है प्रकृति में जिनको आप नवीनीकृत नहीं कर सकते, तो उन संसाधनों की बजाय उनके वैकल्पिक संसाधन भी उपलब्ध हैं, उनका उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास, देखिए जनसंख्या वितरण संकेंद्रित है, पर यदि जनसंख्या का जो बसाव है या प्रवास है वो ऐसे जगहों पे होने लग जाए जो अल्प बसे हुए हैं, जहाँ जनसंख्या बिल्कुल ना के बराबर है, तो हो सकता है विश्व में कुछ हद तक जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं पर लगाम लगाया जा सके। उसके बाद में विवाह की जो उम्र है उससे पहले बच्चों की विवाह नहीं होने चाहिए, विवाह में देरी होनी चाहिए। और परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम सरकार चला रही है उनका पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए। तो अगर अपन इन सभी समाधानों को लें, इन सभी समाधानों को अपनाएं, तो हो सकता है जनसंख्या वृद्धि की जो समस्या है कुछ हद तक हल हो जाए। बच्चों, जनसंख्या वृद्धि का अगर अपन पता लगाएं तो सबसे बड़े उसके जो पैमाने हैं वो हैं जन्म दर और मृत्यु दर। किसी क्षेत्र में जन्म दर अधिक है, किसी क्षेत्र में जन्म दर कम है, किसी क्षेत्र में मृत्यु दर भी कम है। तो विश्व जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में अगर अपन देखें तो हमें पता चलेगा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जन्म दर पहले ज़्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर एकदम कम हो गई। तो ऐसा किस सिद्धांत से अपने को पता चले कि कोई देश की किस अवस्था में उसकी जन्म दर अधिक थी, किस अवस्था में मृत्यु दर अधिक थी, कहाँ जन्म दर कम हो गई, मृत्यु दर कम हो गई। तो इसको समझने के लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसको कहते हैं जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम है जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी किताब का। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का वर्णन, यानी जनसंख्या कब कम थी, कब अधिक हो गई, कब उसमें अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, अचानक से बहुत गिरावट देखी गई। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन और पूर्वानुमान जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के द्वारा किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन किया जा सकता है, प्लस उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत इस तरह की अवस्थाओं का एक योग है जिनके अंतर्गत हमें पता चलता है कि कोई भी प्रदेश या समाज पहले अशिक्षित था, बाद में शिक्षित हुआ, ग्रामीण था, नगरीय हो गया, और खेतियर था, औद्योगिक हो गया, या किसी भी प्रदेश की उच्च जन्म दर से निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं का जो योग है वो कहलाता है जनांकिकीय संक्रमण। इसको एक रेखा चित्र से दर्शाया गया है। इसको समझते हैं अपन। पहले देखते हैं इसके विश्लेषक। इस सिद्धांत के विश्लेषक हैं कौन कौन? ब्लेकर, साइमन, बर्गडॉर्फर। जिन्होंने इस सिद्धांत का विश्लेषण किया है वो हैं ब्लेकर, साइमन और बर्गडॉर्फर। चलो इस रेखा चित्र को बच्चों समझते हैं अपन। इस रेखा चित्र में आप देख सकते हैं ये जो काले निशानों से लाइनें बनी हुई हैं ये अवस्थाएं हैं। तो इस संक्रमण सिद्धांत को 5 अवस्थाओं के अंतर्गत बताया गया है जो किसी भी जगह या कहें कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का ब्यौरा हमें दे सकता है। इसका जो ये वाई अक्ष है, ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इसके अंतर्गत हैं जन्म दर और मृत्यु दर, और जो इसका क्षैतिज अक्ष है उसमें बताया गया है समय को
समय को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था और पंचम अवस्था। ये जो लाइनें हैं, ये जो नीली लाइन है ये जन्म दर को बता रही है और ये जो लाल लाइन है ये मृत्यु दर को बता रही है। तो इसकी प्रथम अवस्था अगर अपन देखें तो प्रथम अवस्था में आप देख रहे हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था क्या बताती है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। इसके अंतर्गत जो देश आते हैं वो साउथ अफ्रीका के वर्षा वन वाले जो आदिवासी जनजाति हैं वहाँ के देश हैं, जिनमें सूडान, कांगो, घाना आदि देश सम्मिलित हैं। अब चलो दूसरी अवस्था, दूसरी जो अवस्था है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की, वो बताती है जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर उच्च है पर उसमें थोड़ी सी गिरावट है। तो द्वितीय अवस्था क्या बताती है? उच्च जन्म दर और मृत्यु दर उच्च ही है पर थोड़ी सी गिरावट के साथ। इसके अंतर्गत भी साउथ अफ्रीका के ऐसे देश आते हैं जो थोड़े शिक्षित हुए हैं और जहाँ पे आविष्कार होने लगे हैं, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी, जिससे मृत्यु दर में थोड़ी गिरावट आई है। तीसरी जो अवस्था है, तीसरी अवस्था में आप देख सकते हो जन्म दर तो उच्च ही है पर मृत्यु दर में कमी आई है। तो उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तृतीय अवस्था है, जिसके अंतर्गत हमारा देश भारत आता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत जो है वो कौन सी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था के अंतर्गत आता है? तो तीसरी अवस्था के अंतर्गत, जिसमें जन्म दर उच्च रहती है और मृत्यु दर निम्न है। चौथी जो अवस्था है उसमें आप देख सकते हैं कि जन्म दर में गिरावट है और मृत्यु दर निम्न है। यानी चौथी अवस्था में जन्म दर में गिरावट या मध्यम बोल सकते हैं और मृत्यु दर में कमी। इसके अंतर्गत जो देश आते हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, न्यूजीलैंड। अब बात करें अपन पंचम अवस्था की, तो पंचम अवस्था में दोनों ही यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत कम है, या अपन कई ऐसे देश हैं जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक है, तो वे इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो पंचम अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो इसके अंतर्गत जो देश आते हैं वो हैं ब्रिटेन, जर्मनी और जापान। तो ये था अपना जनांकीय संक्रमण सिद्धांत और इसी के साथ अपना पाठ 3 भी खत्म होता है।